चैप्टर 21 किडनैपर ही किडनैप। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो ड्राइवर रूही और आदिति को लेकर हाईवे पर गाड़ी चलाने लगता है। वहीं आदिति अपने हैंडबैग से कुछ डॉक्यूमेंट को निकालकर उसे पढ़ने लगती है और वहीं रूही अपनी सीट पर बैठे बैठे ही कार की विंडो से बाहर देखते हुए सोचने लगती है, पूरे 12 साल तक मैंने इंतजार किया है तुम्हारा। कहाँ हो इस वक्त तुम गंदे लड़के? देखो इतने सालों में भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाए। याद है हमें हमारे बीच का वो वादा? हमने निभाया है इसको पूरी शिद्दत से। क्या निभाया होगा तुमने हमारे बीच के उस वादे को? ये मुझे नहीं पता। पता है तो सिर्फ ये कि तुम उस 12 साल पहले वाली रात से ही सिर्फ और सिर्फ मेरे हो गए थे, और अगर इस वक्त मुझे ये पता चलता है कि तुम किसी लड़की के साथ हो तो वो लड़की तो जाएगी ही जाएगी, और साथ में मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें अपने पास संजो के हमेशा हमेशा के लिए रख लूंगी। बस तुम मेरा वेट करना, आ रही हूँ अब तुम्हारे पास। मैं तुम्हें अब ढूंढ कर ही रहूंगी। और ये सब सोचते वक्त रूही की आंखों में कॉन्फिडेंस और पॉसेसिवनेस और उसकी मुस्कुराहट में शैतानियत साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं पास में बैठी आदिति को भी अचानक से वो डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते अपने आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस होता है, और वो ड्राइवर को बोलकर कार के आग की ठंडक को कम करवा देती है। वहीं हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते सामने 3 रास्ते आते हैं। जहां रूही के घर जाने के लिए ड्राइवर को लेफ्ट मुड़ना था, पर ड्राइवर गाड़ी को सीधा ही ले जाता है। कार को सीधे ही जाते देख रूही को कुछ कन्फ्यूजन होती है, और अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो सामने ड्राइवर से पूछती है, काका हमें लेफ्ट नहीं मुड़ना था? रूही के सवाल को सुन वो ड्राइवर बोलता है, बेटी तुम्ही ने तो बोला तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना है, और वो लोग अभी तुम्हारे पापा के ऑफिस जीवंत में हैं, इसलिए हम अभी वहीं जा रहे हैं। ड्राइवर की बात को सुनकर रूही अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है और दोबारा फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है और अपनी यादों में खो जाती है। कुछ देर और गाड़ी को चलाने के बाद वो BMW कार एक बहुत ही ऊंची और बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में JEWANT लिखा हुआ था। कार के रुकते ही रूही, जो अभी भी बाहर ही देख रही होती है, वो भी कंपनी के नाम को पढ़ती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो अपने मन में बोलती है, जीवंत में आ गई हूँ। और इतना अपने मन में बोलने के बाद रूही अपने आंखों पर एक ब्लैक चश्मा लगाकर पूरे ही स्टाइल से अपना एक पैर कार से बाहर रखती है, और फिर धीरे से चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो धीरे धीरे पूरे स्टाइल से उतरती है और उसी स्टाइल में कार के दरवाजे को बंद कर देती है। वहीं अपने सामने कंपनी के मालिक की कार को कंपनी के बाहर खड़े होते देख जब गार्ड्स देखते हैं तो वो बिल्कुल ही एक्टिव होकर खड़े हो जाते हैं। पर जैसे ही वो गार्ड उस कार में से एक खूबसूरत लड़की को कैजुअल कपड़ों में देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स उस लड़की के स्टाइल और खूबसूरती में कहीं खोसे जाते हैं। तभी रूही के उतर जाने के बाद कार में से वो ड्राइवर निकलता है, और उस ड्राइवर को वो सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत पहचान लेते हैं कि ये उनकी सर यानी कंपनी के मालिक अर्जुन अरोड़ा का पसंद ड्राइवर है। और उस ड्राइवर के उतरने के बाद आखिर में आदिति बिजनेस सूट पहने एक स्ट्रांग ऑरा के साथ निकलती है, और उसको देखकर गार्ड्स को याद आता है कि आज तो सर की बेटी यानी रूही अरोड़ा आने वाली हैं, और शायद ये वही हैं, और ये समझते ही उनकी आंखों में आदिति के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, उन गार्ड्स ने आदिति को रूही समझ लिया और रूही को आदिति की फ्रेंड। कार से सबके निकलने के बाद रूही उस ड्राइवर के पास जाती है और उससे कुछ बात करने लगती है, और उन दोनों को बात करता देख आदिति भी आगे बढ़ जाती है और उनसे बात करने लग जाती है। अभी वो लोग वहीं कार के पास रोड पर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है, और हर बीतते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी, और उस आवाज़ को सुन जैसे ही वो तीनों उस दिशा में देखते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, तो उन्हें अपनी तरफ एक येलो कलर की स्पोर्ट्स कार अपनी तरफ आते हुए दिखती है, जिसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ते ही जा रही थी। कुछ चंद सेकंडों में वो कार रूही की BMW कार से कुछ दूर ही रह गई होती है, पर फिर भी वो कार बिल्कुल भी धीरे नहीं होती बल्कि उसकी स्पीड और बढ़ती जा रही होती है। उस कार को आते हुए देख आदिति और वो ड्राइवर तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं, और अपने आप को कार से थूकने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था, क्योंकि अब उनके पास बचने का भी टाइम नहीं होता। वहीं उस कार की स्पीड से डरने के बजाय रूही एक स्माइल के साथ अपनी गाड़ी के आगे और उस स्पोर्ट्स कार के बीच में अपने हाथों को बांधते हुए और चेहरे पर एक स्माइल लिए खड़ी हो जाती है। वहीं ये चीज़ आदिति भी अपनी आंखों को खोलकर देख लेती है, और वो रूही को पीछे की ओर खींचना चाहती थी, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो कार बिल्कुल तेज़ी के साथ बढ़ते हुए रूही के आगे आ जाती है, और उससे बस टकराने ही वाली होती है कि वो कार उसे तेज़ी के साथ तुरंत ड्रिफ्ट मारती है, और घसीटते घसीटते रूही के पैरों से कुछ मीटर दूर ही रुकती है, और उस कार का गेट बिल्कुल रूही के सामने होता है। कार को रूही से ना टकराते हुए देख वो ड्राइवर और आदिति चैन की सांस लेते हैं।
अभी वो लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि उस कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से लगभग 20 साल का एक हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का निकलता है और रूही और आदिति को देखते हुए उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो कैसी हो गर्ल्स, क्या तुम दोनों फ्री हो? अगर हो तो चलो मेरी कार में साथ में बिजी होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, डिनर करेंगे, नाइट मूवी देखेंगे। अभी लड़के ने इतना कहा ही था कि रूही और आदिति दोनों उसके एक एक कान को पकड़ती हैं और जोर से मरोड़ते हुए कहती हैं, ओहो, तो अब साहब इतने बड़े हो गए हैं कि हमसे फ्लर्ट करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे, एयरपोर्ट तो टाइम से पहुंचा नहीं गया। रूही और आदिति के ऐसे कान को जोर से मरोड़ने के कारण वो लड़का दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, अब तो आप दोनों मेरे कान को छोड़िए ना। उस लड़के की बात को सुन आदिति उसके कान को और भी ज्यादा मरोड़ती हुए बोलती है, और हाँ, अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाया कर, देखा नहीं क्या हमारी रूही कितनी डर गई थी। अगर मैंने उसे पीछे से ना संभाला होता तो वो तो डर के कारण ही रोड पर गिर जाती। और इतना बोल वो अपने सामने वाले लड़के को ये बोलते हुए वो अपना सर भी ऐसे हिलाती है जैसे कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत से रूही को अपनी जान पर खेलकर बचाया हो। और आदिति की इन सब बातों को सुन वहां खड़े सभी लोगों का मुंह बन जाता है और कान के और ज्यादा मरोड़े जाने के कारण वो लड़का बोलता है, आउच आउच दीदी, अब छोड़ भी दो, मैं आगे से ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सिटीएम के बाहर एक सुनसान इलाके में एक चोपर जमीन पर एक नॉर्मल सी कार के पास लैंड होता है जिसके पास एक जवान लड़का खड़ा होता है। उस चोपर के लैंड करते ही वो लड़का जल्दी से जाकर उस चोपर के गेट को खोलता है और साइड में होकर एक सल्यूट मारता है। चोपर के खुलते ही उसमें से एक 25 साल का हैंडसम लड़का, बॉडी गोल्डन रेशियो के साथ, मतलब वो जैसा जिस पार्ट और एंगल से जितना गुड लुकिंग लग सकता था वो वैसा ही गुड लुकिंग लग रहा था। दिखने में इतना हैंडसम कि सभी लड़कियां उसे दोबारा मुड़ के नहीं ही देखेंगी। जी आपने सही सुना, वो उस लड़के की हैंडसमनेस के कारण भी उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगी क्योंकि वो पहली नजर पड़ते ही उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगी। महासागर सी गहरी काली आंखें, काले बाल, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लिए एक लड़का ड्राइवर सूट पहने कॉलम में काले चश्मे को लटकाए बाहर निकलता है। अभी वो पूरे स्टाइल से चोपर से बाहर उतरता ही है कि उसे चोपर में से ही किसी की आवाज आती है जो कुछ ऐसी होती है, सर आप इसे भूल रहे हैं, पकड़िए। और इतना बोलते ही वो उस ड्राइवर सूट पहने लड़के की तरफ उछालता है। उस उछली हुई चीज को वो लड़का बड़े ही आराम से पकड़ लेता है और उसको वो चीज आसानी से कैच करते देख वो चोपर में बैठा हुआ आदमी थम्स अप का इशारा करते हुए कहता है, नाइस कैच सर। उस आदमी की बात को सुन वो लड़का उस चीज को एक हाथ से रस्सी से पकड़ते हुए उस चोपर वाले आदमी को एक स्माइल के साथ थम्स अप देते हुए बोलता है, यू आर आल्सो गुड ब्रदर। वो आदमी अपने सर की बात को सुनते ही अपने सर को झुका के बोलता है, माय प्लेसर सर, अब मैं चलता हूँ सर। और उस आदमी के इतना बोलते ही वो ड्राइवर सूट पहने लड़का अपने सर को हाँ में हिलाता है जिससे वो चोपर दोबारा हवा में उड़ जाता है। वहीं वो लड़का भी उस चीज को पकड़े उस कार वाले लड़के के पास पहुंच जाता है और उससे एक स्माइल के साथ कार की चाबी मांगता है जिसे वो लड़का अपने सामने खड़े लड़के को बिना कुछ कहे ही दे देता है। और चाबी को लेते ही वो लड़का उस चीज को पीछे डिक्की में डालता है और उस लड़के को लेकर कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और कार को सिटीएम की तरफ चलाने लगता है। वही दूसरा लड़का तो जो उसने अभी देखा उससे सदमे में था। उसने अभी देखा था कि उसके सामने वाले दो लोग अभी किसी बॉल से नहीं बल्कि एक बंदे ये जिंदा इंसान के साथ कैच खेल रहे थे और ये कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़ा चिल्ड्रन किडनैपर जतिन पाटिल था और एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे जैसे इन्होंने पता नहीं देश के लिए कितने ही मेडल जीत लिए हों। चैप्टर 22 कुछ लोग कभी नहीं बदलते। अभी तक आपने पढ़ा, एक हैंडसम से दिखने वाले लड़के ने ड्राइवर सूट पहने एक मशहूर और फेमस चिल्ड्रन किडनैपर को किया किडनैप। उसका किया गया घोर अपमान, उसे ट्रीट किया गया नाचीज की तरह, उसे इग्नोर किया गया, उसके साथ खेला गया कैच। आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर? कमेंट करें कि क्या सही हुआ उस किडनैपर के साथ कि नहीं। अब आगे, वो हैंडसम लड़का जिसने अभी व्हाइट कलर का ड्राइवर सूट पहना हुआ था वो उस कार को लेकर अपने साथ उस लड़के को बिठाकर पीछे सामान को डिक्की में फेंक कर मतलब जतिन को इज्जत से डालकर वो गाड़ी को सिटीएम के पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा था। वहीं वो लड़का अभी हुए इंसिडेंट के सदमे से अब तक उभर चुका था। अभी गाड़ी को चलते हुए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा कि जतिन पाटिल को पीछे डिक्की में होश आने लगता है और वो धीरे धीरे होश में आने के बाद वो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगता है और वो बेहोश होने से पहले क्या हुआ था वो याद करने लगता है और याद आते ही उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अब हुआ ही बेचारे के साथ कुछ ऐसा था, आइए हम भी जानते हैं। पास्ट, कुछ देर पहले जतिन पाटिल एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक वीडियो देखते हुए पहले अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर अपने फोन से एक कॉल करता है।
कुछ देर पहले जतिन पाटिल एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक वीडियो देखते हुए पहले अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर अपने फ़ोन से एक कॉल करता है। उसी वक्त किसी बड़े घर में वही हैंडसम लड़का एक नॉर्मल टी शर्ट और पजामे में आराम से डाइनिंग टेबल पर उसी के उम्र के एक गुड लुकिंग लड़के और एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहा होता है। और तभी उसी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ एक फ़ोन बज पड़ता है, जिसको वही हैंडसम लड़का उठा लेता है और उस पर आ रहे नाम को देख उस लड़के के चेहरे पर एक कान से लेकर दूसरे कान तक की लंबी स्माइल आ जाती है और उसको ऐसे स्माइल करते देख उसी के पास बैठे हुए दोनों लोग उससे इशारा में ही पूछते हैं, कौन है जिसके कॉल करने से तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई है। उनके इशारे में छिपे सवाल को समझकर वो हैंडसम लड़का उनकी तरफ ही अपना फ़ोन कर देता है ताकि वो भी समझ पाए। वहीं उस फोन पर आ रहे कॉल को वो दोनों भी देख लेते हैं और उस नंबर को देख उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, पर वो स्माइल करने में उस हैंडसम लड़के से पीछे रह जाते हैं। तभी वो हैंडसम लड़का कॉल कटने से थोड़े पहले ही उस कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से कॉल के उठते ही जतिन पाटिल अपने उसी पुराने अंदाज में बोलता है, क्या बे, क्या इतना टाइम लगता है कॉल उठाने में, कोई चिंता है कि नहीं बच्चे की। वहीं जतिन के इस अंदाज और इस आवाज़ को सुनकर उस हैंडसम लड़के को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसकी 12 साल पहले वाली उस रात की यादें बिल्कुल ताज़ी हो जाती हैं और उसके दिमाग में तुरंत ही एक छोटी लड़की का खूबसूरत, क्यूट और शर्माने वाला चेहरा आ जाता है, जिसे याद करके उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ही शांत और रिलैक्स हो जाते हैं। जी वैसे तो आपने अब तक इस हैंडसम लड़के को पहचान ही लिया होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, ये है हमारी कहानी के नायक अर्जुन अरोड़ा और रजनी अरोड़ा के दामाद और रूही अरोड़ा का होने वाला पति विक्रम वेदा। कोष्टक। वहीं सामने से जब जतिन अपनी बात का कोई भी जवाब नहीं सुनता तो वो फिर से बोलता है, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ तुम तक नहीं आ रही या तुम अभी इतने घबरा गए हो कि तुमसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। अरे भाई इतना भी मत डरो कि बात भी ना कर पाओ, तुम जरा भी टेंशन मत लो, मैं बच्चे को कुछ भी नहीं करूंगा अगर तुमने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तो, वरना मैं बच्चे की सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, बाकी तुम खुद समझदार। हा हा हा। वही जतिन की बात को सुन विक्रम अपनी आवाज को एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसी करते हुए बोलता है, अरे क्या बे, क्यों फालतू की बात कर रहा है, तुझे और कोई नहीं मिला इस समय पागल बनने को। मेरा लड़का तो अभी स्कूल से वापस वैन में घर आ रहा होगा और तू बोल रहा है कि वो अभी तेरे पास है। अगर ऐसी बात है तो करवा मेरी बात उससे। सामने वाले इंसान की बात को सुनकर जतिन का मुंह बन जाता है और वो दोबारा उस कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी वीडियो को देखता है और चैन की सांस है। उस वीडियो में एक वैन के पीछे के हिस्से में एक लड़के को बेहोश करके कहीं ले जाया जा रहा था। उस वीडियो को दोबारा देख जतिन को ये याद आ जाता है कि उसने अपनी सभी किडनैपिंग वाली वैनों में कैमरे क्यों लगाए, क्योंकि उसकी इसी कैमरों की कमी की वजह से उसे पूरे 10 लाख और पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हुआ था। और वो एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचने लगता है कि उस बच्चे की बात अब इससे कैसे करवाए। दूसरी तरफ से जवाब को ना आते हुए सुन विक्रम उसी आवाज में उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, बच्चा अब तुम्हारे नहीं है, और अब प्लीज ये मत कहना कि बच्चा अभी तुम्हारे पास पहुंचा ही नहीं है। और विक्रम की इस आखिरी बात को सुन जतिन पाटिल को बहुत जोरों से खांसी आने लगती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि सच तो यही था कि बच्चा अभी उस तक पहुंचा ही नहीं था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो फोन के दूसरी तरफ विक्रम को क्या जवाब दे कि उतने में ही उसे बाहर किसी वैन की रुकने की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा अब उसके पास पहुंच चुका है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि वो फोन के दूसरी तरफ विक्रम को क्या जवाब दे कि उतने में ही उसे बाहर किसी वैन की रुकने की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा अब उसके पास पहुंच चुका है। और इस चीज से जतिन दोबारा पूरे कॉन्फिडेंस में आते हुए विक्रम से बोलता है, अरे तुझे नहीं लगता कि तू अब ज्यादा बोल रहा है, अभी तेरा बच्चा बेहोश है और जब होश में आने के बाद जब वो तुझसे पापा पापा कहकर रोते हुए तुझसे बात करेगा ना, तब तुझे पता लगेगा। उसको अभी होश में लाकर तुझसे बात करवाता हूँ। और इतना बोल वो कॉल को काट देता है। वही कॉल के कटते ही विक्रम अपने फोन को टेबल पर रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ये अंकल आज भी बिल्कुल नहीं बदले। और इतना बोल वो एक गहरी सांस छोड़ता है। चैप्टर 23 किडनैपर की चिंता। पास्ट कंटिन्यू। विक्रम के कॉल को काटने के बाद जतिन उसमें से उस बेहोश हुए लड़के, जिसकी उम्र अभी लगभग 10 से 11 साल होगी, को अपने ऑफिस में बुलवाता है और उसे चेयर पर बांध देता है। और जो लोग उस लड़के को लेकर आए थे उन्हें जतिन पाटिल थोड़ा सीरियसली बोलता है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, इसलिए बाहर चले जाओ और याद रहे कि कितना भी जरूरी काम क्यों ना आए मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। जतिन पाटिल की बात को सुनकर उसके सामने खड़े लोग कोई भी जवाब नहीं देते, जिससे जतिन पाटिल थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, समझ आया कि नहीं या दोबारा अच्छे से समझाओ।
जतिन पाटिल की इतनी कोल्ड और सीरियस बात को सुन वो दोनों सामने खड़े लोग अपने होश में आते हैं और जल्दी से बोलते हैं, जी बॉस हम समझ गए, और इतना बोलकर वो तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं उनकी बाहर जाते ही जतिन पाटिल उस कमरे को अंदर से लॉक कर देता है। इस वक्त उसके कमरे या यूं कह लो ऑफिस में सिर्फ वो और बेहोश हुआ लड़का था जो अभी चेयर से बंधा हुआ होता है। कमरे को लॉक करने के बाद जतिन वहीं पास के टेबल पर रखी पानी की बोतल को उठाता है और उस लड़के की तरफ बढ़ जाता है और वो बोतल उस लड़के की चेयर के पास रख देता है। बोतल को रखने के बाद जतिन पाटिल चेहरे पर एक शैतानी स्माइल के साथ विक्रम को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ जतिन के कॉल के कटते ही विक्रम और उसके पास में बैठे उसके दोनों दोस्त पहले तो अपना खाना खत्म करते हैं और खाने के खत्म होते ही वहीं और बैठे दोनों लोगों में से वो खूबसूरत लड़की अपने चेहरे पर लाली के साथ सबसे पहले उठकर विक्रम के आगे से बर्तन को उठाती है और बर्तनों को उठाते वक्त उस लड़की ने अपनी नज़रों को नीचे कर रखा था। विक्रम के आगे से बर्तनों को उठाने के बाद वो दूसरे लड़के के भी बर्तन उठाती है। वहीं उस लड़की को इतनी आज्ञाकारिता से बर्तनों को उठाते हुए वहीं बैठे दोनों लड़के बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे और वहीं विक्रम के दोस्त का तो मुंह भी हैरानी से हल्का सा खुल जाता है। उन दोनों के इस रिएक्शन को वो लड़की बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती और वो फिर अपने और दोनों लड़कों के बर्तन को लेकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। वहीं उस लड़की के किचन में जाते ही विक्रम अपने सामने बैठे लड़के से बोलता है, अरे राघव राघव, पर अपनी बात का जवाब न मिलने पर विक्रम अपने सामने बैठे लड़के के कंधों को झींझोड़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, ओ राघव। ऐसे झींझोड़े जाने पर वो लड़का अपने होश आते हुए बोलता है, हाँ अब बोल। वो मैं थोड़े सदमे में था, मैंने कुछ गलत देख लिया था, उसे छोड़ तू बता तू क्या बोल रहा था। राघव को अपनी बात सुनते देख विक्रम आगे बोलता है, यार तू तो पता नहीं पायल के बारे में क्या क्या बोल रहा था कि वो तुझसे घर के सारे काम करवाती है, तुझ पर बहुत जुल्म करती है, पर मैं तो देख रहा हूँ कि बेचारी कितनी संस्कारी है, जब से आया हूँ तब से वो ही घर के सारे काम कर रही है। और इतना बोलकर विक्रम राघव के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, यार तुझे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। विक्रम की बात को सुनकर राघव विक्रम की आंखों में देखता है और अपने मन में अपने आप से बोलता है, हाँ, वो और बेचारी, भाई क्यों बेचारी शब्द का अपमान कर रहा है, सही शब्द अत्याचारी है। तुझे क्या पता कि घर के खाने से लेकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर का पोछा, यहाँ तक कि बाथरूम और हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं वो भी मैं ही साफ करता हूँ। पर एक बात है, ये काम वो मुझे ऑर्डर देकर नहीं करवाती, वो तो मैं इससे और ये मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो कोई काम करे। मैं चाहता हूँ कि वो एक क्वीन की तरह रहे, पर अब उसने इस रोल को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पकड़ लिया है और इसके चलते वो मेरे रहते कोई काम नहीं करती, जिसका नतीजा मैं अभी भुगत रहा हूँ। और भाई वो तो मैं नसीब वाला हूँ कि तू मेरे घर आया, जिसकी वजह से मुझे ये जानने को मिल रहा है कि इस जैसे प्राणी काम भी कर सकते हैं। इतना सोचकर राघव विक्रम से बोलता है, वो तो भाई मैं रोज घर के का। अभी राघव ने इतना ही बोला था कि अचानक से किचन से जोर से प्लेट गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन विक्रम फिर से राघव के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, भाई तू सच में बहुत लकी है कि तुझे पायल जैसी लड़की मिली है। देख उससे काम ठीक से नहीं भी हो रहा है पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही है तेरे लिए। वहीं इस किचन से आई हुई आवाज को सुन राघव अपने शब्दों को वापस निगल लेता है और इस आवाज का मतलब समझते हुए वो अपने मन में बोलता है, अरे भाई ये बात तो सही है, ये आवाज मेरे लिए ही थी और ये गलती से हुई आवाज नहीं थी, बल्कि मुझे मुंह बंद रखने के लिए एक वार्निंग थी। लगता है पायल ने हमारी सारी बातें सुन ली है, मैं तो गया, आज रात मेरे साथ क्या होगा। इतना सोचते सोचते ही राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्माइल करते हुए ही विक्रम से कहता है, भाई तू सही कह रहा है, ऐसी लड़की सच में किस्मत वालों को ही मिलती है। और सच मुझे तुझे एक और बात बतानी है थी कि अगर अगले 4-5 दिन मैं तेरा कॉल ना उठाऊं तो ये मत समझना कि मैं तुझसे नाराज हूँ, बस उस वक्त मैं अपनी गलतियों में सुधार और उसका पश्चाताप करने में बिजी होऊंगा, यू नो लाइक सेल्फ रेक्टिफिकेशन। राघव की बात को समझते हुए विक्रम अपने सर को हाँ में हिला देता है और उसके मन में राघव के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई होती है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि विक्रम के फोन पर जतिन पाटिल का कॉल आ जाता है, जिसे देख विक्रम जल्दी से वो फोन उठा लेता है। कॉल के उठते ही जतिन पाटिल थोड़ी ऊंची, कड़क और कॉन्फिडेंस भरी आवाज में बोलता है, क्या बे बड़ा मजाक उड़ा रहा था ना मेरा पहले, अब तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो जतिन पाटिल नॉर्मल कॉल को काट देता है और जल्दी से विक्रम को वीडियो कॉल कर देता है। अब तक पायल भी किचन का काम खत्म करके के विक्रम और राघव के पास आ जाती है और आते ही पहले वो राघव को तीखी नजरों से देखती है, जिस पर राघव अपना सर झुका लेता है। और राघव को ऐसे रिएक्ट करते देख पायल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्दी ही गायब कर लेती है और राघव के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है।
वहीं जतिन की वीडियो कॉल को आते देख विक्रम उसे जल्दी ही उठा लेता है। वहीं इतने सालों बाद जतिन को देखकर विक्रम एक स्माइल करता है क्योंकि उसे जतिन के कारण बेबी भी याद आ जाती है। वहीं कॉल के उठते ही अपने सामने लड़के के पापा की जगह किसी जवान लड़के को देख जतिन थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं जतिन की इस कंफ्यूजन को समझते हुए विक्रम बोलता है, अरे इस बच्चे के फादर अभी किसी कारण तुझसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, इसलिए आगे की सारी बात मैं ही करूंगा। वहीं विक्रम की इस बात को सुनकर जतिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है, मेरी कोई इज्जत और स्वाभिमान है कि नहीं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? इसके पापा की हिम्मत कैसे हुई मेरी बात एक जूनियर से करवाने की? मैं उसे अभी बताता हूँ। और इतना बोलकर जतिन पाटिल वो साइड में पड़ी बोतल को उस बेहोश लड़के के ऊपर ही पूरी खाली कर देता है, जिससे वो बच्चा होश में आ जाता है और अपनी लाल हुई आंखों को खोलकर जतिन को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगता है। जिसे देखकर जतिन पाटिल को लगता है कि इस बच्चे की आंखें रोने की वजह से लाल हुई हैं और ये समझ जतिन विक्रम की तरफ देखता है और बच्चे की तरफ आंखों से इशारा करके शैतानी तरीके से हंसने लगता है, जैसे कह रहा हो, अभी तो मैंने इसे कुछ किया भी नहीं है और इसकी ऐसी रोने वाली हालत हो गई है, अगर मैं कुछ करूंगा तो इस बच्चे का क्या हाल होगा। वहीं उस बच्चे की लाल आंखों को देख विक्रम थोड़े चिंता करने वाले भाव के साथ मन में सोचता है, बेचारा जतिन, वो तो काम से गया, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इतना अपने मन में सोचने के बाद वो उस बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज छोटे चैम्प, ज्यादा जोर से नहीं, और प्लीज चेहरा बचाकर, पहचानना जरूरी है। वहीं ये बात सुनकर जतिन कंफ्यूज हो जाता है। चैप्टर 24 जोरदार पिटाई। चैप्टर 24 जोरदार पिटाई। अभी विक्रम की बात से जतिन पाटिल कंफ्यूज ही था कि उतने में वो बच्चा अपनी लाल आंखों के साथ एक बार जतिन पाटिल को देखता है और फिर विक्रम की तरफ देखकर बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाता है। अपनी गर्दन को हाँ में हिलाकर वो बच्चा अपने मन में खुद से बोलता है, गंदे अंकल, मैं इतने आराम से सो रहा था, अगर आप मुझे प्यार से भी उठाते तो मैं उठ जाता। चलो, बाय चांस अगर मैं नहीं भी उठता तो आप वेट भी तो कर सकते थे ना, पर नहीं, आपको तो मेरे ऊपर पानी डालकर ही मुझे उठाना था। आपको शायद ये नहीं पता कि राघवेंद्र ठाकुर को अगर किसी चीज से अपने मम्मी पापा बहन और खाने के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार है तो वो है सोने से, और आपने मेरी नींद ही मुझसे ऐसे छीन ली है। आप तो गए, और सॉरी विक्रम भैया, पर मैं इन गंदे अंकल को अब आसानी से नहीं छोड़ सकता। इतना सोचकर राघवेंद्र ठाकुर मतलब वो बच्चा अपने लाल चेहरे के साथ बड़ी ही आराम के साथ उन रस्सियों से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और बिना जतिन पाटिल को कोई मौका दिए ही राघवेंद्र उस पर छलांग लगा देता है और जतिन पाटिल की गर्दन को दबोचकर उसे जल्दी से नीचे गिरा देता है। वहीं जतिन पाटिल, जो अभी विक्रम की बातों से कंफ्यूज था, वो अपने ऊपर हुए इस हमले से हैरान हो जाता है और अच्छे तरीके से ना संभल पाने के कारण वो औंधे मुंह ही जमीन पर गिर जाता है। पर फिर अपने आप को संभालते हुए वो खुद को खड़ा करता है और जैसे ही वो अभी अपने ऊपर हुए इस हमले के लिए उस बच्चे पर कुछ एक्शन लेने वाला होता है कि उतने में राघवेंद्र सिंह मतलब बच्चा जल्दी से जतिन पाटिल के पैरों के बीच में आ जाता है और उसके पैरों के बीचों बीच एक जोरदार मुक्का मारता है। वहीं जतिन पाटिल, जो अभी विक्रम की बातों से कंफ्यूज था, वो अपने ऊपर हुए इस हमले से हैरान हो जाता है और अच्छे तरीके से ना संभल पाने के कारण वो औंधे मुंह ही जमीन पर गिर जाता है। पर फिर अपने आप को संभालते हुए वो खुद को खड़ा करता है और जैसे ही वो अभी अपने ऊपर हुए इस हमले के लिए उस बच्चे पर कुछ एक्शन लेने वाला होता है कि उतने में राघवेंद्र सिंह मतलब बच्चा जल्दी से जतिन पाटिल के पैरों के बीच में आ जाता है और उसके पैरों के बीचों बीच एक जोरदार मुक्का मारता है। उस मौके को देख विक्रम वीडियो कॉल पर बोलता है, अरे रे, यहाँ नहीं मारना था, बहुत ही गलत जगह मारा है। बेचारा अब तक दूसरे के बच्चों को किडनैप करके अपनी जिंदगी निकाल रहा था, अब शायद खुद का भी नहीं कर पाएगा। अब तो शायद आगे जतिन पाटिल की विरासत भी कोई नहीं ले पाएगा, बेचारा। अभी जतिन पाटिल उस बच्चे के खिलाफ कुछ करने ही जा रहा था कि उसे अपने पैरों के बीच एक बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो हाथ को अपने पैरों के बीच रख लेता है और जमीन पर फिर से गिर जाता है और कहने लगता है और शायद इस बार वो जल्दी भी न उठ पाए। अभी जतिन पाटिल उस दर्द के कारण तड़प ही रहा होता है कि उसके कानों में विक्रम की वंश आगे बढ़ाने वाली बातें सुनाई देती है, जो उसके जख्मों पर नमक का काम करती हैं और उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। वहीं ये सब करके राघवेंद्र को शांति नहीं मिलती और वो अपने घुटनों पर बैठकर जतिन के मुंह पर लगातार मुक्के मारने लगता है और बोलता है, और करो नींद खराब, क्यों अब कुछ बोला नहीं जा रहा, बोलती बंद हो गई, अगर बात ही नहीं करनी थी तो मुझे जगाया क्यों, बोलो। और इतना बोलकर वो अपने मुक्के मारने की स्पीड और ताकत दोनों ही बढ़ा देता है। वहीं ये सारी पिटाई विक्रम, राघव और पायल तीनों लाइव देख रहे थे और विक्रम कमेंट करते हुए बोलता है, अरे आंख नहीं, ओ नो थोड़ा ऊपर, हाँ हाँ वहीं, आंख और नाक बचा के, अरे वहाँ नहीं यार। विक्रम की बातों को सुन पायल और राघव दोनों ही उस बच्चे और विक्रम को अजीब तरीके से देखने लगते हैं।
वहीं इतनी मार से जतिन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और अब तक राघवेंद्र ठाकुर का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो मारना बंद कर देता है और फिर अपने जेब से एक इंजेक्शन निकाल लेता है, जिसे जतिन पाटिल बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है। और इसी पल का फायदा उठाते हुए जतिन पाटिल चिल्लाने लगता है और अपने आदमियों को बुलाने लगता है। जतिन के इस तरह चिल्लाने से राघवेंद्र उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखने लगता है और वही सोहांश, राघव और पायल को राघवेंद्र की थोड़ी चिंता होने लगती है, इसलिए क्योंकि राघवेंद्र ठाकुर एक आम बच्चा नहीं बल्कि इतनी छोटी उम्र में ही एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, बेस्ट डोजर, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, बेस्ट एडवेंचरर और सबसे बड़ी बात इस छोटे उस्ताद को आर्मी से इसके फाइटिंग टैलेंट को देखते हुए गोल्ड मेडल भी मिला है और ये सेंट मार्शल स्कूल का अपनी एज का बेस्ट स्टूडेंट है, जिसे विक्रम ने बहुत सोच समझकर इस मिशन के लिए चुना है। थोड़ी वहीं दूसरी तरफ राघवेंद्र की छोटी हुई आंखों को देख अभी जतिन कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके 2 दांत टूट के बाहर गिर जाते हैं और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। पर इन सब बातों को इग्नोर करके जतिन पाटिल हंसते हुए ही बोलता है, क्या हुआ, अब ऐसे क्या घूर रहा है? डर लग रहा है कि मेरे सभी लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? अब वैसे भी पछता कर कोई फायदा नहीं है, पर अगर तू अभी मेरे पैर में गिरकर अच्छे से माफी मांगेगा तो मैं शायद तुझे छोटी सजा ही दूं। वहीं जतिन पाटिल की इस बात को सुन राघवेंद्र विक्रम का दिया हुआ इंजेक्शन अपनी पीठ के पीछे छुपाकर जतिन की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़े मजाक उड़ाने वाले लहजे में ही बोलता है, क्या अंकल, आपके शरीर की तरह आपकी याददाश्त भी कमजोर है? क्या आपको याद नहीं कि आपने रूम बंद करने से पहले अपने आदमी से क्या कहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे? और इतना बोलकर राघवेंद्र अपनी बात को स्माइल करते हुए जान के अधूरा छोड़ देता है। वहीं राघवेंद्र की बात सुनकर जतिन का अभी अभी बिल्डअप हुआ कॉन्फिडेंस तुरंत गायब हो जाता है और अभी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। वहीं राघवेंद्र जो जतिन के पास बढ़ रहा होता है वो अचानक से रुक जाता है और विक्रम की तरफ लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, भैया प्लीज, क्या मैं इन अंकल को थोड़ा और पीट लूं? इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। वहीं राघवेंद्र की बात को सुन विक्रम का मुंह बन जाता है और जतिन और मार के डर से डरने लगता है, पर तभी विक्रम बोलता है, नहीं चैंप, और मत मारना, थोड़ा तो उनकी उम्र का लिहाज कर और जो करना जरूरी है वो कर दे। वहीं विक्रम की ये उम्र वाली बात सीधा जतिन के दिल पर जाकर लगती है और वो गुस्से से विक्रम को देखते हुए बोलता है, किसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी भी तुमसे ज्यादा हेल्दी, हैंडसम और जवान दिखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की? वहीं जतिन की इस बात को सुन विक्रम, पायल और राघव का मुंह बन जाता है और विक्रम तो स्क्रीन पर ही राघवेंद्र के आगे हाथ जोड़ने लगता है और बोलता है, छोटे चैंप, पहले तो नहीं पर अब प्लीज इस जवान बूढ़े को मेरे लिए पीट दो। विक्रम की इस बात को सुन राघवेंद्र जतिन को एक खतरनाक स्माइल देता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं विक्रम की बात को सुन और राघवेंद्र की स्माइल को देख जतिन काफी डर जाता है और वो खांसने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है, हाय, मेरी कमर, मेरे घुटने इस उम्र में इतने दर्द कर रहे हैं कि क्या बताऊं। इस बुढ़ापे में मुझे कितनी परेशानियां हैं और तुम जवान लोग मुझ जैसे लाचार बूढ़े पर ऐसे हाथ उठाओगे, ये तो बहुत बुरी बात है। जतिन की इस बात को सुन और गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते देख अब विक्रम का मन जतिन को स्क्रीन से बाहर निकलकर पीटने का कर रहा था, पर वो अपने आप पर काबू रखते हुए ही राघवेंद्र को बस उसे प्लान फॉलो करने के लिए बोलता है। जिसे सुन और समझकर राघवेंद्र वो इंजेक्शन जल्दी से जतिन को एक लात मार के पलटाते हुए उसके बम के थोड़ा ऊपर बड़ी बेदर्दी से घोंप देता है, जिससे जतिन की एक दिल दहला देने वाली चीख मुंह से निकल जाती है और कुछ समय बाद ही वो अपने होश खोकर बेहोश हो जाता है। वहीं जतिन के बेहोश होते ही राघवेंद्र जतिन के लैपटॉप से ही अपनी लोकेशन विक्रम को भेज देता है और विक्रम से सैल्यूट करते हुए बोलता है, भैया मिशन पूरा हुआ, और ये बोलकर राघवेंद्र कॉल काट देता है। लोकेशन के मिलते ही विक्रम, पायल और राघव उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। पास्ट खत्म, प्रेजेंट टाइम। इसी शर्मिंदगी के साथ जतिन पाटिल जो अभी भी विक्रम की कार की डिक्की में बंद था, वो हिल हिलकर अपने पैरों से डिक्की के दरवाजे पर मारने लगता है, जिसका पता आगे बैठे हुए विक्रम और साथ वाले लड़के को भी चल जाता है और विक्रम ये महसूस करते ही कि जतिन को होश आ गया है, विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही लेवल की खुशी वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, लगता सीनियर जाग गए हैं, और इतना बोलकर विक्रम कार के ब्रेक लगा देता है। चैप्टर 25 नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। चैप्टर 25 नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जतिन पाटिल को ऐसे डिक्की में शोर करते सुन विक्रम और उसके साथ बैठा वो लड़का भी समझ जाते हैं कि जतिन को होश आ गया है और ये पता लगते ही सोहांश के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ जाती है और वो कार को वहीं रोककर रोड के साइड में लगा देता है और अपने साथ बैठे लड़के की तरफ सीरियसली देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें जो बोला था वो तुम लेकर आए हो? जिसके जवाब में वो लड़का अपने सर को हाँ में हिलाते हुए ही बोलता है, यस सर, आपने जो मंगवाया था वो सब मैं लेकर आया हूँ। और इतना बोलकर वो लड़का एक थैला विक्रम को पकड़ा देता है।
थैले के हाथ में आते ही विक्रम उसके अंदर सारे सामान को थैले के अंदर झांक कर ही देख लेता है कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, और थोड़ी देर अच्छे से चेक करने और संतुष्टि मिलने के बाद कि थैले में सब कुछ सही और पूरा है, विक्रम अपने साथ वाले लड़के को फिर बड़े ही सीरियसली बोलता है, अब तुम सीरियस हो जाओ और आगे के स्टेप्स जो मैं करूंगा उस पर ध्यान देना, ये चीज़ तुम्हें तुम्हारी आगे की लाइफ में काफ़ी काम आएगी। और इतना बोलकर विक्रम कार से उतर जाता है और डिक्की की तरफ बढ़ने लगता है। वही सोहांश की बात को सीरियसली सुनने के बाद वो लड़का अपने मन में बोलता है, चल बेटा, सर जो सिखा रहे हैं उसे ध्यान से सीखने पर ध्यान दे, जैसा सर ने बोला है। ये सब अपने मन बोलने के बाद वो लड़का विक्रम के पीछे चलने लगता है। कुछ कदम चलने के बाद वो लोग डिक्की के पास पहुंच जाते हैं और विक्रम कार की डिक्की को खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ जीवंत कंपनी के बाहर आदिति अपने सामने खड़े लड़के के कान को छोड़ देती है और उसे अपनी गलती को मानता हुआ सुन आदिति बस अपने सर को हाँ में हिला देती और साइड होकर अपनी फाइल को पढ़ने लगती है। वहीं आदिति के साइड होते ही रूही उस लड़के के झट से गले लग जाती है और वो एक स्माइल के साथ बड़े प्यार से लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मेरा छोटा भाई राहुल कैसा है तू? तुझे तो अपनी दीदी की याद भी नहीं आती, बताओ सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारी रूही दीदी अब आ गई है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगी। और मम्मी पापा कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। तो रीडर्स, आपने सही सुना, ये लगभग 20 साल का गुड लुकिंग हैंडसम और क्यूट लड़का है रजनी जी और अर्जुन जी का इकलौता बेटा और रूही अरोड़ा का छोटा भाई राहुल अरोड़ा। इन भाई साहब को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें तो बस शौक है बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार और रेस का। इनको अपना नाम इंटरनेशनली रेसेस की दुनिया में बनाना था, जिसके लिए ये काफ़ी मेहनत कर रहा है और इनके इस शौक को पूरा करने में पूरा अरोड़ा परिवार इनका साथ दे रहा है। पर सबकी यही हिदायत रहती है कि इन्हें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। अगर इन्हें कोई सीरियस चोट लगती है तो इनकी फैमिली के अनुसार इन्हें अपने पैशन को छोड़ना होगा, क्योंकि घर में छोटे होने के कारण घर के सभी लोग इनसे बहुत प्यार और इनकी चिंता करते हैं। कोष्टक। अपनी रूही दीदी के गले मिलते ही राहुल भी अपनी दीदी को गले से लगाकर और उनके सवाल को सुन राहुल बोलता है, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, आप लोगों के रहते मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है क्या? और रही बात मम्मी पापा की, वो भी ठीक हैं और वैसे आप उनका हाल खुद भी अंदर जाकर पूछ सकती हैं, वो भी बताने का ही वेट कर रहे होंगे, मतलब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इतना बोलकर राहुल हंसने लगता है। इस बात पर रूही भी हंसने लगती है, क्योंकि राहुल को लेकर रजनी जी, अर्जुन जी और रूही जो इस देश में थी भी नहीं, वो सब ओवर प्रोटेक्टिव थे। वही दोनों भाई बहन के मिलन को देखकर आदिति पीछे से बोलती है, अगर तुम दोनों भाई बहन का मेल मिलाप हो गया हो तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? आदिति की बात को सुनकर रूही और राहुल को ये समझ आ जाता है कि आदिति को भी अपने पापा राकेश जी से मिलने की जल्दी है, इसलिए रूही और राहुल अपनी गर्दन को हाँ में हिला देते हैं और तीनों ही कंपनी की बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। और सबसे आगे होती है आदिति, जो राहुल से बात करने के लिए उसे भी गले में हाथ डालकर आगे खींच लेती है, और उन्हीं के पीछे रूही बहुत ही आराम से अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालकर कंपनी को अच्छे से घूमती हुई आ रही थी। वहीं उन तीनों को जीवंत कंपनी के एम्प्लॉय भी देख रहे होते हैं और आगे चल रहे राहुल के साथ चल रही लड़की को वो रूही अरोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक रूही की तस्वीर नहीं देखी थी। और आदिति के कपड़ों और आज की न्यूज़ से वो ये अनुमान लगाते हैं कि आगे चल रही राहुल के साथ वाली लड़की ही रूही है और उनके पीछे इतने आराम से चलने वाली लड़की दोनों में से किसी की दोस्त होगी, जो पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में आई थी, इसीलिए कंपनी को इतने ध्यान से देख रही है। वहीं रूही के पास में ही एक डेस्क पर बैठी हुई लड़की जो अभी कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी, वो रूही को देखकर अपनी साथ में बैठी एम्प्लॉय से नाक सिकुड़ते हुए ही बोलती है, देख सोनाक्षी, उस लड़की को इतनी सुंदर है पर इतनी बड़ी कंपनी में कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के मैनर्स दिखाने चाहिए, इस लड़की को कुछ पता ही नहीं। देख देख कैसे इधर उधर कंपनी को देख रही है। पता नहीं रूही मैडम और राहुल सर ऐसे लो क्लास लोगों को दोस्त बनाते ही क्यों हैं, और बनाते हैं तो कंपनी में लेकर क्यों आते हैं। वहीं अपने साथ बैठी लड़की की बात को सुन सोनाक्षी अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है, पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसकी साथ वाली एम्प्लॉय उस लड़की की सुंदरता को देख चल रही है। वहीं इन सब बातों को रूही भी सुन लेती है और वो एक बार उन दोनों की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ आगे बढ़ जाती है और इधर उधर कंपनी में वैसे ही घूमने लगती है। और चलते चलते उसे कंपनी के एम्प्लॉय से अलग अलग कमेंट भी मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर लो क्लास और चीप स्टैंडर्ड्स के ऊपर थे, जिन्हें रूही एक स्माइल के साथ इग्नोर कर देती है। अभी वो ऐसे घूम ही रही होती है कि उसके सामने अचानक से एक 40 के दशक का हेड मैनेजर आ जाता है और रूही के चेहरे को देखकर कुछ याद आते ही वो रूही के आगे झुककर वेलकम करते हुए जोर से बोलता है, वेलकम बैक मिस रूही। असल में उस मैनेजर ने रूही की हाल ही की एक तस्वीर देखी थी, इसीलिए वो रूही को पहचान लेता है।
वही मैनेजर ने उस लड़की को क्या कहकर बुलाया था। इसे सुनकर जितने भी एम्प्लॉय पीठ पीछे रूही के लो क्लास होने का मजाक उड़ा रहे थे, उनके मुंह पर ये सीधा सीधा तमाचा था। अभी बेचारे इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले होते कि वो देखते हैं कि रूही उन सभी को देखकर एक शैतानी स्माइल दे रही है, जिसे देखकर वो थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि रूही ने उन सभी की बातें सुन ली हैं। चैप्टर 26 प्रार्थना। रूही को ऐसे अपनी तरफ शैतानी तरीके से स्माइल करते देख वो सभी एम्प्लॉइज काफी डर जाते हैं, जिन्होंने भी पीठ पीछे रूही की बुराई की होती है। वो सब अभी ये सब सोचते हुए डर रहे थे कि रूही उन्हें कैसी सजा देगी। वहीं दूसरी तरफ अभी रूही ऐसे स्माइल करते हुए उनकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे बोल रही थी, अब बस भी करो इनको डराना, तुम तो आते ही शुरू हो गई हो। और इतना बोलकर उस आवाज का मालिक अपनी साथ खड़ी आदिति से बोलता है, आदिति बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको अकेले मत छोड़ना, अब तुम देख ही रही हो कि ये कैसे हमारे बेचारे एम्प्लॉइज को डरा रही है। उनकी बात को सुनकर आदिति बोलती है, सॉरी अंकल, पर मुझे और राहुल को लगा था कि रूही हमारे पीछे ही आ रही है, पर हमें क्या पता था कि ये ऐसे ही गायब हो जाएगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वहीं इस आवाज को सुनते ही रूही इस आवाज को पहचान लेती है और फिर बिना देरी किए ही रूही बिना उस आदमी का चेहरा देखे ही झट से उस आदमी के गले लग जाती है और आंखों में आंसू लाते हुए बोलती है, पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया है। और फिर इतना बोलकर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने सामने कंपनी के बॉस को देखकर वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय खड़े होकर अर्जुन अरोड़ा को विश करते हैं। अर्जुन जी भी रूही को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरी प्रिंसेस, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है और अब तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम हमारे साथ यही रहने वाली हो। अब चुप हो जाओ वरना तुम्हारे एम्प्लॉइज तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर अर्जुन जी इस माहौल को हल्का करने के लिए आगे रूही को छेड़ते हुए बोलते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वो शैतान प्रिंसेस अभी भी नहीं सुधरी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि आदिति के साथ रहना है तुम्हें, वरना मुझे तुम्हारी नहीं उन लोगों की ज्यादा टेंशन होती है जिनसे तुम भिड़ जाती हो। वहीं अपने पापा की इस बात को सुनकर रूही अपना मुंह फुला लेती है और बोलती है, पापा, मैं ना अब बड़ी हो गई हूँ और समझदार भी, अब मैं किसी के लिए भी परेशानियां नहीं खड़ी करती हूँ। वहीं रूही की इस बात को सुनकर आदिति और वहीं पास में खड़े हुए एम्प्लॉइज का मुंह बन जाता है, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर रूही को शांत होते हुए देख अर्जुन जी रूही, राकेश और आदिति को अपने ऑफिस में चलने को बोलता है, जिसे सुनकर सभी आगे की बातों को करने के लिए अर्जुन जी के केबिन की तरफ चले जाते हैं। वहीं अपने पापा के केबिन में पहुंचते ही रूही अपने पापा से कंफ्यूज होते हुए पूछती है, पापा मम्मा कहाँ हैं? ड्राइवर अंकल तो बोल रहे थे कि मम्मा और आप मुझे कंपनी में ही मिलोगे, पर मम्मा कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। रूही की बात को सुनकर अर्जुन जी जवाब देते हैं, बेटा, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे सही सलामत आने पर मंदिर में अन्न और वस्त्र दान करने की मन्नत मांगी थी, इसलिए वो अभी ऑफिस से ही सीधा अपनी कार लेकर मंदिर गई हुई हैं। अभी उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। रूही ये जानकर कि अभी उसे उसकी मम्मा से मिलने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, वो अपना मुंह लटका लेती है। उसको ऐसे मुंह लटकाते देख अर्जुन जी रूही से शिकायत करते हुए बोलते हैं, बेबी, ये क्या बात हुई? तुम अपने पापा से इतने टाइम बाद मिल रही हो, पर मुझसे बातें ना करके तुम अपनी माँ को याद करने लग गई हो। और फिर वो राहुल की तरफ देखकर एक्टिंग करते हुए हाथ फैलाकर बोलते हैं, राहुल बेटा, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, आओ तुम ही अपने पापा के गले लग जाओ। वहीं अपने पापा की एक्टिंग से इम्प्रेस होते हुए और उन्हें समझते हुए आगे एक्टिंग करते हुए पापा की तरफ अपनी बाहों को भी फैलाते हुए बोलता है, हाँ पापा, तो क्या हुआ अगर कोई आपको प्यार नहीं करता? मैं तो करता हूँ ना। और इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। वहीं तभी राहुल के पहुंचने से पहले ही अर्जुन जी को ये महसूस होता है कि किसी ने उन्हें जोर से गले लगा लिया है, और वो बिना नीचे देखे ही समझ जाते हैं कि ये रूही है, और उनके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है। और वही रूही अपने पापा के गले मिले ही पीछे राहुल को एक बार घूरती है, जैसे कह रही हो, खबरदार अगर तुमने एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो। जिससे राहुल को कुछ याद आ जाता है और वो डर कर अपनी बाहों को समेटते हुए जल्दी से पीछे हट जाता। वहीं अपने पापा के गले लगने और अपने गले लगने के राइवल को डराने के बाद रूही अपने पापा से बड़ी ही क्यूट आवाज में बोलती है, पापा, मैं तो बस इस बात से उदास हो गई थी कि मुझे मम्मा से मिलने का और इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़े ही इग्नोर कर रही थी, और वैसे भी मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। और इतना बोलकर वो अपने पापा, राकेश जी, राहुल और आदिति के साथ वहीं पास के सोफे पर बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। वहीं सीटीएम के बाहर एक कार एक सुनसान रोड पर रुकी हुई थी, और उसके बाहर खड़ा एक लड़का अपने सामने चल रहे दृश्य को देखकर मुंह बनाते हुए देख रहा था, और वो यही अपने मन में सोच रहा था कि वो इस चीज को देखने के लिए यहाँ है ही क्यों, पर वो ऑर्डर की वजह से उसे वहीं खड़ा होना पड़ता है।
उसके सामने विक्रम उस कार की डिक्की खोलकर जतिन के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलता है और उसे डिक्की में सीधा करके बिठा देता है और जतिन पाटिल को वो फिर पीने के लिए पानी देता है, जिसे जतिन विक्रम को घूरते हुए पी लेता है और फिर विक्रम उस थैले में से एक छोटी थाल और पूजा के सामान को निकाल लेता है और अपने साथ खड़े लड़के के साथ मिलकर उस पूजा के थाल को अच्छे से सजाकर विक्रम उस लड़के को अपने पीछे खड़ा कर जतिन की आरती उतारने लगता है। और विक्रम की इसी हरकत से वो लड़का और जतिन पाटिल हैरान था। वो लड़का तो अपने मन में उस वक्त को सोचने लगता है जब विक्रम ने उसे पूजा के सामान को लाने के लिए बोला था, और ये सुनकर उस लड़के को भी हैरानी होती है और वो अपने आप सेंट ही उस वक्त बोलता है, अरे अब सर इन सामानों का क्या करेंगे, क्या वो अब जतिन पाटिल की आरती उतारने वाले हैं? अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, पक्का सर उन सब चीज़ों से जतिन पाटिल को टॉर्चर करके उसे उसके कुछ राज उगलवाएंगे। पर अब वो लड़का अपनी ही बचकानी सोच पर खुद ही हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जतिन और उस लड़के के रिएक्शन को नोटिस कर लेता है और वो फिर उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, वैसे तुम दोनों ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे आरती क्यों कर रहा हूँ, है ना? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई अनजान इंसान तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा उपकार करता है जिसकी वजह से तुम उसके जिंदगी भर के लिए एहसानमंद रह जाते हो, तो तुम्हें भी उस आदमी की उसके अच्छे के लिए हर प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए मैं इनकी लंबी और शांति भरी जिंदगी के लिए आरती कर भगवान से प्रार्थना करूं। विक्रम की इस बात को सुन जतिन और वो लड़का समझ जाते हैं कि विक्रम आरती क्यों कर रहा है, पर जतिन कुछ कंफ्यूज होते हुए पूछता है, ये तो ठीक है कि तुम मेरे किसी एहसान के बदले में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किया है? क्योंकि मुझे तो तुम याद नहीं हो। क्या हम पहले कभी मिले हैं? और अगर तुम्हें मेरा एहसान ही लौटाना था तो तुमने मुझे ऐसे किडनैप क्यों किया? तुम ऐसे भी तो मेरे पास आकर एहसान जता ही सकते थे ना। जतिन पाटिल के सवालों को सुन विक्रम एक स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें मैं याद नहीं, तो मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ। क्या तुम्हें आज से 12 साल पहले अर्जुन अरोड़ा की बेटी की किडनैपिंग याद है, जिसे तुम्हें ही करवाया था? वहीं जब विक्रम जतिन पाटिल को रूही की किडनैपिंग के बारे में याद दिलाता है तो उसे भी वो रात याद आ जाती है, और इस किस्से को विक्रम के मुंह से सुन जतिन पाटिल को कुछ गलत फीलिंग आने लगती है, पर वो फिर भी विक्रम के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे वो किडनैपिंग और वो रात अच्छी तरीके से याद है। वहीं जब विक्रम जतिन पाटिल को रूही की किडनैपिंग के बारे में याद दिलाता है तो उसे भी वो रात याद आ जाती है, और इस किस्से को विक्रम के मुंह से सुन जतिन पाटिल को कुछ गलत फीलिंग आने लगती है, पर वो फिर भी विक्रम के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे वो किडनैपिंग और वो रात अच्छी तरीके से याद है। जतिन पाटिल की हाँ को सुन विक्रम अपने सर को हाँ में हिलाता है और आगे बताते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें अभी भी अच्छे से याद है वो रात? तो तुम्हें वो छोटा हैंडसम और क्यूट लड़का भी याद ही होगा जिससे तुम्हारी बात हुई थी, जिसे तुमने पहले से पता होते हुए भी कि तुम शर्त हारने वाले हो, तब भी शर्त लगाए और बच्चे को, मतलब हैंडसम बच्चे को पूरे 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए। और तुम्हें पता है तुम्हारी ही वजह से वो बच्चा अब किसी अमीर घर का दामाद बनने वाला है, और तुम्हें ये जानकर काफी खुशी होगी कि जिस बच्चे के बारे में तुमने इतना सोचा उसका भला किया, वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। और अपने इस एहसान बदला चुकाने के लिए कि कैसे आपने मेरी जिंदगी को बेहतर बनाया है, मैं भी अब आपको बुरे कामों से निकाल कर पुलिस को सौंप दूंगा, जिससे तुम्हारी जान पर जो खतरा बना रहता है वो दूर हो जाएगा। वहीं सोहांश की इन सब बातों को सुन जतिन को तो खून की ही उल्टी आने वाली थी, और उस लड़के के चेहरा के एक्सप्रेशन काफी अजीब से हो जाते हैं और उसे अब जतिन पर भी तरस आने लगता है। वहीं जतिन किसी तरह अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करता है, और वो जैसे ही विक्रम को पहचानकर उसे कुछ मीठे शब्द सुनाने वाला होता है कि उसे अचानक अपनी गर्दन के पीछे काफी दर्द महसूस होता है और वो अपने होश को खोकर वहीं बेहोश हो जाता है। उसे और किसी ने नहीं, सोहांश ने ही बेहोश किया था। और वो फिर आगे बेहोश हुए जतिन से बोलता है, मुझे पता है आप मेरा इस काम के लिए धन्यवाद करना चाहते थे, पर आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि जो आपने मेरे लिए किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वहीं जब विक्रम की इस बात को वो लड़का सुनता है तो वो अपने थूक को निगलते हुए सोचता है, अच्छा हुआ ये जतिन बेहोश है, वरना अगर वो ये बात सुन लेता तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो जाती। और मेरे सीनियर्स बिल्कुल सही कह रहे थे कि विक्रम सर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। चैप्टर 27 ब्यूटीफुल आंटी से मुलाकात। जतिन को बेहोश करने के बाद विक्रम दोबारा से जतिन को कार की डिक्की में डाल देता है और कार की डिक्की को बंद कर देता है, और फिर वो कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। और कार की शुरू होने की आवाज़ से वो लड़का जो अभी भी जतिन के लिए अफसोस जता रहा था वो अपने होश में आता है और जल्दी से जाकर कार में बैठता है। उस लड़के के कार में बैठते ही विक्रम कार को शहर के अंदर पुलिस थाने की ओर बढ़ाने लगता है।
वहीं सिटीएम के बाहर दूसरी तरफ एक मंदिर से एक लग्जरी कार पूरी स्पीड के साथ निकलती है, पर उस खाली सड़क पर कुछ देर कार चलाने के बाद ही वो कार अचानक से धक्के खाने लगती है, जिसके कारण जो उस कार को चला रहा था वो कार को सड़क के किनारे ही कार को रोक देता है। कार को रोकने के बाद कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत और मैच्योर औरत, जो लगभग अपने 40 के दशक में होगी, पर उनको देखकर कोई भी उनकी इस एज पर यकीन नहीं करेगा, कार में बैठी हुई थी, जो ऐसे कार के खराब होने की वजह से अपने हाथ को जोर से कार के हॉर्न के ऊपर दे मारती है और फिर वो कार से बाहर निकल जाती हैं। कार से बाहर आने के बाद वो अपने पर्स में से अपने फ़ोन को निकालती है और फ़ोन पर किसी नंबर को डायल करके कॉल करती हैं, पर वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि उस जगह पर फ़ोन के नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, जिससे वो चिढ़ते हुए ही अपनी मीठी और मैच्योर आवाज़ में बोलती हैं, आज ही इस कार को खराब होना था, जब मुझे मेरी बेटी से मिलना था, जो इतने सालों बाद घर वापस आई है, और चलो कार खराब हुई तो हुई, पर ये फ़ोन पर नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे जिससे मैं किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला सकूं, और अब मुझे इस सुनसान रास्ते पर किसी के आने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये अर्जुन जी भी ना कार की सर्विसिंग टाइम पर नहीं करवा पाते, इनको तो मैं घर जाकर बताती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिटीएम पुलिस स्टेशन के बाहर विक्रम की कार आके रुकती है। कार को रोकने के बाद विक्रम अपने साथ बैठे हुए लड़के से बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अब क्या करना है ना? जिस पर वो लड़का भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, यस सर मुझे पता है, मुझे अब क्या करना है। इतना बोलकर वो लड़का पूरे स्टाइल से उस कार से उतरता है और जल्दी से जाकर कार की डिक्की को खोलता है और उसमें से अपने दोनों हाथ की मदद से बेहोश हुए और रस्सियों से बंधे हुए जतिन को बाहर निकालता है और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। वहीं जब विक्रम की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है तो वो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि ये लोग भी यहाँ कोई कंप्लेंट ही लिखवाने आए होंगे, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर उन्हीं में से एक पुलिस वाले का ध्यान अभी भी उन्हीं पर था, या ये कह लो कि वो कांस्टेबल अभी फ्री था और इधर उधर टाइम पास करने का जरिया ढूंढ रहा था कि तभी उसे उसी कार में से लगभग 20 से 22 साल का लड़का उतरता है और पुलिस थाने की बजाय पीछे अपनी कार की डिक्की की तरफ बढ़ जाता है, जिससे वो कांस्टेबल कंफ्यूज हो जाता है और वो लड़का आगे क्या करने वाला है ये जानने के लिए उसी पर ध्यान चला जाता है, क्योंकि अभी भी उसके पास कुछ करने को नहीं था। अभी वो कांस्टेबल उसी लड़के पर ध्यान दे ही रहा होता है कि उसकी आंखें अचानक से शॉक के कारण बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके सामने चीज़ ही ऐसी हो रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई किसी बुजुर्ग को ऐसे पुलिस थाने के सामने ही बांध कर लाया जाएगा। और इस सीन को देखकर वो कांस्टेबल अपने साथ खड़े साथियों का ध्यान भी उस तरफ करता है, जिसके कारण वो भी उस लड़के की हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। और उन्हें शौक तो तब लगता है जब वो उस बूढ़े व्यक्ति को लड़का बेहोशी की हालत में बांधे हुए पुलिस स्टेशन से दूर भागने की बजाय पुलिस स्टेशन ही लेकर आ रहा है, और उनमें से किसी ने भी अभी तक जतिन पाटिल को नहीं पहचाना था। वो लड़का उन लोगों के रिएक्शन को इग्नोर करता हुआ उनके साइड से जतिन को बेहोशी की हालत में लेकर ही थाने के अंदर चला जाता है, और वो कांस्टेबल और बाकी पुलिस वाले भी उसके पीछे चले जाते हैं, ये जानने की असल में कारण क्या है किसी बुजुर्ग की इतनी बुरी हालत करने की। वो लड़का पुलिस थाने में बिना लोगों के एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दिए सीधा ही पुलिस थाने के हेड के ऑफिस के अंदर चला जाता है। वैसे तो सीधा हेड के केबिन में बिना उसकी मर्जी के किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, पर जो लोग किसी को अंदर जाने से रोकते हैं वो लोग भी अपनी ड्यूटी को भूल लड़के की हिम्मत देखकर हैरान थे। वहीं पुलिस हेड के केबिन में पुलिस हेड अपनी चेयर पर बैठा फ़ोन पर अपने सीनियर से डांट सुन रहा था, और फ़ोन करते ही वो गुस्से में ज़ोर से टेबल पर मारते हुए बोलता है, आखिर ये जतिन पाटिल किस बिल में जाकर छुप बैठा है जिसके कारण हम उसको अभी तक ढूंढने में नाकाम रहे हैं, और उसके ना मिलने की वजह से सभी मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाए हुए हैं, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना बोल वो थोड़ा गुस्से से चिल्लाता है। अभी चिल्ला के हटा ही था कि तभी उसके केबिन का गेट खुलता है, जिससे वो बिना सर उठाए ही गुस्से में बोलता है, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि अभी कुछ देर के लिए मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, पर अब तुम लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को नकार रहे हो। इतना बोल पुलिस ऑफिसर सामने वाले इंसान के जवाब का वेट करने लगते हैं, पर कोई जवाब ना मिलने पर वो और गुस्सा होते हुए आगे कुछ बोलने जा ही रहे होते हैं कि वो अपने शब्दों को अपने सामने खड़े लड़के और उसकी गोद में इस हालत में बुजुर्ग को देख वो वापस निकल जाते हैं, और फिर वो सामने देखिए समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये उसके सामने क्या हो रहा है। थोड़ी देर में सिचुएशन को समझने के बाद वो पुलिस हेड गुस्सा करते हुए उस लड़के से बोलता है, ओ लड़के, ये क्या हालत की हुई है तुमने इन बुजुर्ग की कैसे बांध कर रखा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आ? अभी वो पुलिस हेड अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाया था कि वो लड़का अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन को बदले हुए ही जतिन का चेहरे को उस पुलिस वाले की तरफ मोड़ देता है, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है, और वो अपनी सीट से खड़ा होकर कभी उस लड़के को और तो कभी जतिन पाटिल को आंखें बड़ी करते हुए देखने लगता है।
जी आपने सही पढ़ा, ये पुलिस ऑफिसर जतिन को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि इतने महीनों से वो जतिन पाटिल को हाई तो ढूंढ रहा था। पुलिस हेड के एक्सप्रेशन को देखकर वो लड़का समझ जाता है कि पुलिस हेड ने जतिन को पहचान लिया है, जिससे वो स्माइल करते हुए जतिन को वही चेयर पर बिठा देता है और वही पड़ी बोतल को उठाकर जतिन के सर ऊपर ही सारे पानी को उड़ेलकर बोतल खाली कर देता है। अपने ऊपर पानी डलने के बाद जतिन को होश आ जाता है। अभी बेचारा उसके साथ क्या हुआ ये सोच ही रहा था कि उसकी नज़र उस लड़के पर चली जाती है, जिसके कारण उसको विक्रम और उसकी डरावनी बातें याद आ जाती हैं, जिससे वो पैनिक करने लगता है क्योंकि अब उसका पाला उससे भी ज़्यादा बड़े पागल के साथ हो चुका था। और इसी पैनिक में उसका ध्यान सामने खड़े पुलिस हेड पर जाता है और उनको देख जतिन बिना कुछ सोचे समझे ही उस पुलिस ऑफिसर से जाकर चिपक जाता है और बोलता है, पुलिस ऑफिसर मुझे बचाइए इन किडनैपर्स से, इन्होंने मुझे मेरे ही घर से किडनैप कर लिया है। वही खड़ा पुलिस ऑफिसर तो अभी भी जतिन को अपने सामने देख खड़े खड़े खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे तो अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस जन्म में कभी जतिन को अपने पुलिस थाने में देख भी पाएगा। और अभी भी वो हेड पुलिस ऑफिसर अपनी खुशी से बाहर नहीं आया होता है कि जतिन उससे चिपककर उससे मदद मांगने लगता है। उसकी बातों को सुनकर उस हेड और उस लड़के का तो मुंह ही बन जाता है, पर फिर भी वो हेड जतिन को उसकी पीछे की गर्दन से पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए एक शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, हाँ जरूर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा इस किडनैपिंग के मामले में, पर मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम काम क्या करते हो। जिस पर जतिन बिना ज्यादा कुछ सोचे ही जवाब देते हुए बोलता है, मैं ना अमीर लोगों के बच्चों को किडनैप। अभी उसने इतना ही बोला था कि वो चुप हो जाता है और उसे भी अब अपनी सिचुएशन समझ आ जाती है और वो हेड को अपनी बत्ती सी दिखा देता है और इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ देखी जा सकती थी। ये देखकर उस हेड की स्माइल और भी ज्यादा शैतानी हो जाती है और फिर वो दो पुलिस ऑफिसर को अपने केबिन में बुलाकर जतिन की लॉकअप में अच्छी तरीके से सेवा पानी करने को कहते हैं, जिसका मतलब वो दो ऑफिसर समझ जाते हैं और वो जतिन को वहां से ले जाते हैं। जतिन को जाते हुए देख वो लड़का भी हेड को ग्रीटिंग्स देकर वहां से जाने लगता है, पर वो हेड उससे उसके बारे में, उसे जतिन कहाँ मिला, कैसे मिला, ऐसे सवालों की लड़ी लगा देता है। जिस पर वो लड़का पीछे मुड़ एक स्माइल करते हुए बोलता है, सर मुझसे पूछने के बजाय आप ये सवाल विक्टिम से क्यों नहीं पूछ लेते हैं, वो आपको वैसे भी बता ही देगा कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ है। उस लड़के के इस जवाब को सुन वो हेड भी स्माइल कर देता है और उस लड़के को थैंक यू बोलता है, जिस पर वो लड़का भी स्माइल करते हुए बाहर विक्रम की कार के पास आ जाता है और बस विक्रम को थम्स अप का इशारा करके उस जगह से पैदल निकल जाता है। उस लड़के का थम्स अप देखकर विक्रम भी स्माइल करता है और वो भी अपनी कार लेकर सिटी एम के दूसरे एग्जिट से शहर से बाहर जाने लगता है। और शहर से गुजरते वक्त वो अपने मन में अपने हाथ में पहने एक स्टार पेंडेंट को देखते हुए सोच रहा था, विक्रम बेटा तूने अपने कर्ता धर्ता का भला करके उसका एहसान तो चुका दिया है, अब तुझे ये सोचना है कि तू अब रूही से कैसे मिलेगा। कुछ तो दिमाग चला अपना, वरना कोई उसे तेरी नजरों के सामने से ही उड़ा कर ले जाएगा। कुछ तो सोच। अभी सोहांश रूही के पास जाने और उससे मिलने के तरीकों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे शहर के बाहर रोड के साइड में एक कार खड़ी हुई दिखती है और उसके पास में उसे एक औरत भी दिखाई देती है, जो अभी उसी की कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रही थी। अपने सामने उस औरत को देखते ही विक्रम पहचान लेता है कि ये कौन है और वो थोड़े जोर से अपनी ही कार में अचानक से सरप्राइज होते हुए बोल पड़ता है, ब्यूटीफुल आंटी, ये तो ब्यूटीफुल आंटी हैं, बेबी की मम्मी। असल में विक्रम ने उन्हें इसलिए देखते ही पहचान लिया था क्योंकि इतने सालों के बाद भी बेबी की मम्मी की खूबसूरत में कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि वो उम्र के साथ और भी ज्यादा मैच्योर हो गई थी। और वैसे भी विक्रम अपनी होने वाली सास को कैसे ही भूल सकता है। चैप्टर 28 सीरियस सवाल। अपने सामने ऐसे सुनसान रास्ते पर शहर से बाहर अपनी ब्यूटीफुल आंटी मतलब रजनी जी को देख विक्रम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो जल्द ही साइड में खड़ी कार को देखकर सारी सिचुएशन समझ जाता है और अपनी कार की स्पीड को धीरे करके रजनी जी के पास रोक देता है। वही रजनी जी जो लगभग आधे घंटे से किसी के आने का वेट कर रही थी, वो जब विक्रम की कार को देखती है तो वो उस कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो विक्रम की कार की स्पीड को देखती है तो उन्हें लगता है कि वो कार उनको बिना नोटिस किए ही आगे निकल जाएगी, पर सरप्राइजिंगली हुआ इसका बिल्कुल उल्टा और वो कार धीरे होकर बिल्कुल उनके पास आकर रुक जाती है, जिससे रजनी जी का कार के मालिक यानी विक्रम पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कार को रजनी जी के पास रोकते ही विक्रम थोड़ा एक्साइटेड होते हुए ही अपनी कार की विंडो को नीचे करके बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल आंटी जी, क्या आपको कोई मदद चाहिए। वही जब कार का शीशा नीचे होता है तो रजनी जी सबसे पहले कार में बैठे एक इतने हैंडसम लड़के को देख हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस तरह की कार कोई उनकी उम्र का ही इंसान चला रहा होगा,
क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन को ऐसी सिंपल और ओल्ड मॉडल की कार पसंद नहीं होती है, और वो ज़्यादा हैरान तो तब होती है जब वो इतने हैंडसम लड़के को ड्राइवर के कपड़ों में देखती है। अभी वो अपने मन में सामने कार में बैठे लड़के को एनालाइज कर ही रही थी कि उन्हें सोहांश की बात सुनाई देती है, जिस पर पहले ब्यूटीफुल शब्द सुनकर वो खुश हो जाती है। अब आखिर ऐसा कभी हो सकता है कि औरतों की तारीफ कोई सामने से करे और वो खुश ना हो, पर फिर जैसे ही वो बात का आंटी शब्द सुनती हैं तो उनकी वो खुशी झट से गायब हो जाती है और उनका मुंह बन जाता है। पर वो विक्रम से इसके लिए कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें अभी विक्रम से मदद लेनी थी। इसलिए वो विक्रम के सवाल का जवाब देते हुए ही बोलती है, बेटा वो एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? प्लीज़ एक बार आके मेरी कार चेक कर दो, मुझे अर्जेंटली अभी कहीं जाना है। जब विक्रम रजनी जी की इस बात को सुनता है तो वो झट से बिना किसी सवाल जवाब के कार से उतरते हुए बोलता है, येस ब्यूटीफुल आंटी जी, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब आपको मैं ऐसे अकेले थोड़े ही छोड़ सकता हूँ, आइए मैं आपकी कार चेक कर देता हूँ। देखो देखो कैसे अपनी फ्यूचर सास को इम्प्रेस करने का एक भी मौका ना छोड़ते हुए मौके पर कैसे लपका। वहीं फिर से आंटी शब्द रजनी जी के दिल पर लगता है, पर वो विक्रम से कुछ नहीं बोलती क्योंकि अभी वही उसकी मदद करने वाला था। पर वो फिर भी अपने मन में सोचती है, ये लड़का दिखने में तो ठीक है, पर इसमें अभी लाइफ की बेसिक नॉलेज की कमी है। इसे ये नहीं पता है कि फीमेल इसको कभी भी आंटी नहीं बोलना चाहिए। फिर रजनी जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए विक्रम को अपनी कार के पास ले जाती हैं और विक्रम के मांगने पर उसे कार की चाबी दे देती हैं। कार की चाबी लेने के बाद विक्रम कार को चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कुछ देर स्टार्ट करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। इसलिए विक्रम कार से बाहर निकलकर कार के बोनट को खोलकर कार के इंजन और उसके बाकी पार्ट्स को सावधानी से देखने लगता है। वहीं विक्रम को अपनी कार को अच्छे से चेक करता हुआ देख रजनी जी भी विक्रम के साइड में आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर कार के सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख लेने के बाद फाइनली विक्रम को प्रॉब्लम समझ आ जाती है, पर उस प्रॉब्लम के पता लगने पर खुश होने की बजाय विक्रम के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। विक्रम के चेहरे पर परेशानी को देखते ही रजनी जी विक्रम से पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कार में कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई है? जिस पर विक्रम अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी आंटी, इस कार में मुझे प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, पर इस प्रॉब्लम को मैं नहीं ठीक कर सकता, इसको तो कोई कार मैकेनिक ही पूरे औजारों के साथ सही कर सकता है। विक्रम के मुंह से फिर से आंटी शब्द और उसकी पूरी बात को सुनकर रजनी जी परेशान हो जाती हैं, जिस परेशानी को विक्रम पढ़ लेता है और उनसे बोलता है, अरे आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप अभी बता रही थी कि आपको कहीं जरूरी काम से जल्दी जाना है, इसलिए मैं ही आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रजनी जी अभी विक्रम की बात को सुनकर इस चीज़ से परेशान हो ही रही थी कि अब उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ़ोन के सिग्नल्स तो बहुत कमज़ोर थे, जिससे वो अर्जुन जी के पास कॉल लगाकर उनसे मदद नहीं मांग सकती थी कि तभी उन्हें विक्रम की बात सुनाई देती है, जिसको सुनकर उन्हें ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट लगता है और वो बोलती है, थैंक यू बेटा तुम्हारी इस मदद के लिए, क्या तुम मुझे सिटीएम में जीवंत कंपनी छोड़ सकते हो? रजनी जी की बात को सुनने के बाद विक्रम एक स्माइल करते हुए उनसे बोलता है, जी आंटी जी, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है, आप तो मेरी ब्यूटीफुल आंटी हो ना, आपसे कैसा थैंक यू। विक्रम के मुंह से उसकी ब्यूटीफुल आंटी सुन के रजनी जी को कुछ समझ नहीं आता और उनकी इस कन्फ्यूजन को विक्रम भी देख लेता है और फिर उनसे थोड़ा उदास होने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, ओ सो सैड, मेरी ब्यूटीफुल आंटी ने उनके हैंडसम और क्यूट लिटिल सेवियर को पहचाना ही नहीं। वहीं विक्रम की बात को सुनकर अभी तक जो रजनी जी कंफ्यूज थी, अब उनके आंखों के सामने ब्यूटीफुल आंटी और लिटिल सेवियर शब्द सुनकर एक क्यूट और हैंडसम लड़के का चेहरा आ जाता है और फिर उन्हें धीरे धीरे वो 12 साल पहले वाली रात भी याद आ जाती है, जिसमें एक क्यूट और हैंडसम लड़के ने उनकी बेटी की जान को अपनी जान खतरे में डालकर बचाई थी। और ये याद आते ही उनकी आंखें विक्रम को देखकर खुशी से बड़ी हो जाती है और वो अपने कांपते हाथों से विक्रम के गालों को छूते हुए बोलती हैं, क्या तुम बेबी के? अभी उन्होंने अपनी बात को पूरा भी नहीं किया था कि विक्रम उनके हाथ पर अपने हाथ को प्यार से रखते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ब्यूटीफुल आंटी जी, आपने सही पहचाना, मैं ही हूँ बेबी का लिटिल सेवियर। ओ येस, मेरी ब्यूटीफुल आंटी को मैं अभी भी याद हूँ। इस बार विक्रम के मुंह से आंटी सुनकर रजनी जी को विक्रम से चिढ़ नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो अब विक्रम का ब्यूटीफुल आंटी बुलाना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर विक्रम की हाँ को सुनने के बाद उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, आखिर मैं अपने क्यूट लिटिल सेवियर को कैसे भूल सकती हूँ। रजनी जी की इस बात को सुनकर विक्रम शर्माने लगता है, जिस पर रजनी जी खिलखिलाकर हंस उठती हैं। और अगर इस वक्त विक्रम को इस हालत में उसकी फैमिली वाले और उसकी टीम वाले देख ले तो वो तो विक्रम को उनका बेटा और उनका बॉस पहचानने से ही साफ साफ इनकार कर देंगे।
इस एम्बेरसिंग सिचुएशन से निकलने के लिए विक्रम रजनी जी को बोलता है, आइए हम कार में बैठकर बातें करते हुए कंपनी की तरफ भी निकलते हैं, क्योंकि वहां आपको जरूरी काम है ना। और फिर विक्रम अपनी कार का पीछे का गेट खोल देता है, जिस पर रजनी जी भी अपनी कार को अच्छे से लॉक करके विक्रम की कार में पीछे की सीट पर स्माइल करते हुए बैठ जाती है। और फिर विक्रम भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को वापस शहर की ओर घुमा लेता है। अभी कार को चले हुए कुछ मिनट ही हुए होंगे कि रजनी जी स्माइल करते हुए विक्रम को छेड़ते हुए बोलती है, क्या बेटा तुम्हें पता है कि मैं कंपनी क्यों जल्दी जा रही हूँ? क्योंकि आज तुम्हारी बेबी इतने सालों बाद इंडिया वापस आई है और अभी कंपनी में मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। रजनी जी के मुंह से तुम्हारी बेबी शब्दों को सुनकर विक्रम के कान बिल्कुल शर्म से लाल हो जाते हैं और इसको देखकर रजनी जी विक्रम को हंसते और छेड़ते हुए बोलती हैं, ओह, किसी की अभी भी बहुत शर्माने वाली आदत गई नहीं है। अभी रजनी जी ने इतना बोला ही कि उनकी नज़र दोबारा विक्रम के पहने ड्राइवर यूनिफॉर्म पर जाती है और वो थोड़ा चिंता करते हुए पूछती है, वैसे बेटा तुम यहाँ ऐसे मतलब इन कपड़ों में कैसे, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। रजनी जी के इस सवाल को सुनकर विक्रम के चेहरे पर से शर्माहट झट से गायब हो जाती है और वो चेहरे से थोड़ा सीरियस हो जाता है। चैप्टर 29 जवाब के लिए फ्लैशबैक 1। रजनी जी के सवाल को सुनकर विक्रम के चेहरे पर सीरियसनेस और उदासी के भाव आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ इस ड्राइवर की यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। फ्लैशबैक 1। विक्रम की फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिटी एम से काफी दूर बसा है एक रंगावरम नाम का मॉडर्न गांव। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉडर्न शब्द को गांव शब्द के साथ कैसे जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये गांव तो है पर देश के कई शहरों से ज़्यादा मॉडर्न है। नॉर्मल शहरों में बिजली की सप्लाई तारों से की जाती है और कईयों के घरों पर आपको सोलर पैनल वाली सुविधा भी मिल जाएगी, पर इस गांव में सभी के घरों में बिजली तारों से नहीं बल्कि सोलर पैनल से आती है। नॉर्मली शहरों में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बड़े ही आराम से बिल्कुल पास पास में मिल जाते हैं और उनकी फीस भी उतनी ही पास पास, मेरा मतलब ज़्यादा होती है। पर इस गांव में स्कूल और हॉस्पिटल की बिल्डिंगें शहर जितनी तो नहीं, पर यहाँ इस गांव में कुछ कुछ दूरी पर 3 मेन हॉस्पिटल और 3 मेन स्कूल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर्स तो काफ़ी कम है, इससे तो कई लोगों का इलाज और कई बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती होगी। अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों हॉस्पिटल और तीनों स्कूल अपने यहाँ डॉक्टर्स और टीचर्स को अच्छे से चुनते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं और फिर बेस्ट डॉक्टर्स और टीचर्स को पूरे गांव के कोने कोने में, टीचर्स को एक बड़े हॉल और डॉक्टर्स को एक क्लिनिक में आयोजित कर देते हैं और इससे लोगों और बच्चों को बहुत सुविधा होती है और इस वजह से इन सब की फीस भी काफ़ी कम हो जाती है। और रही बात सीरियस पेशेंट्स की, तो उनके लिए बड़े हॉस्पिटल्स तो हैं ही। इस गाँव में साफ सफाई भी शहरों से काफ़ी एडवांस ढंग से होती है। वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस गांव को ऐसा बनाने में किसका हाथ है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है द वेदा फैमिली को, जो यहाँ अपने फार्मिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इस गांव में कुछ 12 साल पहले आई थी और यहाँ आकर इनका बिजनेस और भी बढ़ने लग गया। इनके डेयरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल हनी, कोकोनट, पल्सीज, व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स आदि देश के विभिन्न विभिन्न शहरों में बिकने लगे और कुछ प्रोडक्ट्स की सप्लाई तो बाहर विदेशों में भी होने लग गई थी। अगर हम इस फैमिली की वेल्थ देखें तो ये किसी भी चीज़ में अरोड़ा फैमिली की वेल्थ से कम नहीं है, पर यह फैमिली काफ़ी शांतिप्रिय है, जिसके कारण इस फैमिली को ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अपने बढ़ते बिजनेस के चलते इस फैमिली ने अपने पैसे अपने गांव को अच्छा और बेहतर बनाने में भी लगाए और गांव को दोबारा डिज़ाइन करने में सबसे बड़ा हाथ वेदा फैमिली के हेड संजीव वेदा और इनकी पत्नी पल्लवी वेदा का है। और ये दोनों हमारे हीरो विक्रम वेदा के मम्मी और पापा हैं और इन्हीं के बढ़ते बिजनेस के चलते गाँव में नौकरियों की भी कोई कमी नहीं है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये गाँव पूरा इंडिपेंडेंट है और सभी गाँव वाले भी इनकी फैमिली को काफ़ी मानते हैं। फ्लैशबैक 2। लगभग 6 से 7 दिन पहले रंगावरम गांव में सुबह के वक्त वेदा मेंशन में एक हैंडसम लड़का मतलब विक्रम अपने कमरे में बहुत ही आराम से सो रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ को सुनकर बिना ये देखे कि ये फ़ोन किसका है, विक्रम उसको सोते सोते ही उठाकर कान पर लगा लेता है। फ़ोन के उठते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जिसमें कॉल वाला व्यक्ति विक्रम से बोलता है, बॉस मैडम आज से 1 हफ्ते बाद वापस आ रही हैं। जिस पर विक्रम बात पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए आधी नींद में ही फ़ोन को हम ओके कहकर काट देता है और उनके बॉस का ऐसा रिएक्शन और बात सुनकर कॉल के दूसरे तरफ वाला आदमी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनके बॉस ने मैडम की पल पल की खबर उन्हें बताने और वहाँ उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखने को कहा था। पर अब जब वो वापस इंडिया आ रही हैं तो उनका इतना नॉर्मल रिएक्शन उसके कुछ समझ नहीं आता। अपने साथ वाले साथी को बॉस की बात से इतना कंफ्यूज होते देख दूसरा आदमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तुम अभी बॉस को अच्छी तरह पहचानते कहाँ हो?
वो रोज भले ही रूही मैडम की सेफ्टी का ध्यान रखते थे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैडम की आने की खबर को सुनकर हमारे बॉस ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाएं और तुमसे एक प्यार में पड़े पागल हुए आशिक की तरह मैडम के आने की सारी डिटेल्स लेने लग जाएं। वो सख्त लोंडे हैं, देखना अब सर उनके पीछे नहीं, मैडम उनके पीछे आएंगी। वो तो बस बॉस को मैडम की चिंता थी, इसलिए वो विदेश में भी उनका ख्याल रख रहे थे। वहीं अपने आदमी के कॉल को काटने के बाद विक्रम फोन को साइड में रख देता है, पर फिर वो अपने आदमी की बात जो उसने उसको कही थी उस पर ध्यान देने लगता है और ये बात समझ आते ही कि रूही वापस आ रही है, वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और अपने पर लगभग कूदते और बाल बाल गिरने से बचते हुए खड़ा हो जाता है और जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट को ना कंट्रोल करते हुए वो अपने उसी आदमी के पास लगभग एक्साइटमेंट में कांपते हुए हाथों से कॉल लगाता है। वहीं अभी विक्रम के दोनों आदमी अपने बॉस के सख्त मिजाज के बारे में उनकी बड़ाई कर ही रहे होते हैं कि उसी आदमी का फोन विक्रम की कॉल से रिंग करने लगता है, जिसे देखते ही वो पहले वाला आदमी जिसका ये फोन होता है वो झट से कॉल उठाकर अपने सामने वाले साथी के इशारे को देखकर स्पीकर पर लगा देता है। कॉल के उठते ही विक्रम बोलता नहीं लगभग चिल्लाते हुए सामने वाले से पूछता है, नंबर 7 तुमने अभी फोन करके क्या बोला, जरा फिर से बोलना, वो मैंने ठीक से सुना नहीं और पूरी डिटेल्स देना, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जिस पर नंबर 7 को कुछ समझ तो नहीं आता कि उसके बॉस से चिल्लाते हुए क्यों पूछ रहे हैं, पर फिर भी वो बोलता है, सर रूही मैडम अगले हफ्ते वापस इंडिया आ रही हैं और ये हमें उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से और वो जिस फ्लाइट से आने वाली है उस फ्लाइट के पूरे सिस्टम को हैक करके पैसेंजर्स लिस्ट को देखकर पता चला है। नंबर 7 से सारी डिटेल्स सुनने और ये कंफर्म करने के बाद कि रूही सच में वापस इंडिया आ रही है, विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी आवाज कॉल के दूसरी तरफ से वो दोनों भी सुन लेते हैं। और ये सुनते ही नंबर 7 अपने सामने बैठे साथी को घूरने लगता है, जो अभी कुछ देर पहले सख्त लोंडे होने को लेकर कुछ बोल रहा था, और अपने ऊपर नंबर 7 की निगाहों को महसूस करके वो आदमी जो उसने अभी कुछ देर पहले क्या क्या बोला था उसको गलत साबित होते सुनकर ही शर्म से अपने चेहरे को नीचे झुकाकर इधर उधर देखने लगता है। उसको ऐसे रिएक्ट करते देख नंबर 7 एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने बॉस की खुशी में कोई बाधा ना पड़े इसलिए वो कॉल को काट देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम खुशी से हंसने के बाद खुशी से नाचने लगता, या सही से कहे कि कथक करने लगता है। अभी वो खुशी से कथक कर ही रहा होता है कि अचानक से उसके कमरे का गेट उसकी छोटी बहन कृति खोल देती है और अपने भाई को ऐसे हंसते हुए कथक करते देख वो शॉकड रह जाती है। वहीं अचानक से गेट के खुलने की वजह से विक्रम भी कथक करते हुए बीच ही में रुक जाता है और अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी करके कृति की आंखों में देखने लगता है। वहीं कृति अपने आप को इस शौक से संभालते हुए विक्रम से हल्की नकली हंसी हंसते हुए बोलती है, ही लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना कथक कंटिन्यू रखो। और इतना बोलकर वो विक्रम के कमरे के गेट को जोर से बंद करती है और जल्दी से पीछे मुड़कर लगभग भागते हुए चिल्लाती है, मम्मा पापा भैया को कुछ हो गया है। वो अपने कमरे में बड़े ही डरावने और अजीब तरीके से हंसते हुए कथक कर रहे हैं। वही कृति की बात को सुनकर और ये महसूस करके कि कृति अब यहाँ से भागने वाली है, विक्रम भी उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए भागता है, पर कृति जल्दी से जैसे ही गेट बंद करके भागती है तो विक्रम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर गेट से सीधा टकरा जाता है, जिससे उसके नाक पर जोर से लगती है और वो अपनी नाक को अभी सहला ही रहा होता है कि उसे कृति की बात सुनाई देती है, जिससे वो अपने माथे पर हाथ मारता है और कृति के पीछे पीछे उसे मम्मी पापा को ना बताने के लिए गेट खोल के उसे पकड़ने के लिए भागता है। चैप्टर 30 कथक पड़ा इमेज पर भारी। चैप्टर 30 कथक पड़ा इमेज पर भारी। फ्लैशबैक कंटिन्यू। विक्रम कृति को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक कृति वेदा ग्राउंड फ्लोर पर अपने मम्मी पापा पल्लवी वेदा और संजीव वेदा के पास चिल्लाते हुए पहुंच चुकी थी। अब आगे वही सुबह के वक्त संजीव वेदा जी और पल्लवी जी आराम से नीचे हॉल में चाय पी रहे थे कि तभी उन्हें अपनी तरफ अपनी लाडली बेटी कृति वेदा दौड़ते या यूं कह लो गिरते पड़ते भागते हुए नजर आती है और पास पहुंचकर तेज तेज सांसें लेते हुए उन्हें विक्रम के बारे में कुछ बता रही थी। कृति के इतना हाफने की वजह से संजीव जी और पल्लवी जी को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और इस मौके का फायदा उठाते हुए संजीव जी वापस जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसे पढ़ते हुए ही पल्लवी जी से कृति को सुनाते हुए कहते हैं, देखो भाग्यवान, कैसे इतना थोड़ा भागने के बाद ही इस उम्र में इसकी सांसें फूल रही हैं। इसे बोलो कि कल से रोज इसे अपने टाइम पर एक्सरसाइज करनी होगी ताकि इनमें भी कुछ जान आए, वरना ये महारानी तो सारा दिन अपने कंप्यूटर में ही लगी रहती है और अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। संजीव जी की इस बात से सहमत होते हुए पल्लवी जी भी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती हैं, जी बात तो आप सही कह रहे, देखो कैसे हाफ रही है, इसे कल से। अभी पल्लवी जी ने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि वहां खड़ी कृति समझ जाती है कि बात अब किस तरफ जा रही है, इसलिए वो जल्दी अपनी कमर को सीधी करती है,
सांसों को पूरा नॉर्मल करती है और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हुए बिल्कुल आराम से बोलती है, क्या मम्मी पापा आप लोग मुझसे कुछ कह रहे थे? मैंने सुना नहीं ध्यान से। और ये कृति ने अपने आप को इतनी जल्दी बदल कर नॉर्मल दिखाते हुए ऐसे बोला था कि उससे ज्यादा फिट तो इस घर में कोई है ही नहीं। कोई उसको देखकर अब बोल ही नहीं सकता था कि अभी कुछ देर पहले यही लड़की यहाँ खड़े होकर हाँफ रही थी। असल में कृति ने अपने आप को इतनी जल्दी ऐसे इसलिए बदला था क्योंकि इनका और एक्सरसाइज का 100 का आंकड़ा था। क्योंकि ये एक्सरसाइज को ये नहीं, एक्सरसाइज इनको करती थी। ये डंबल को ऊपर नहीं खींचती थी, डंबल इनको नीचे खुद खींच पूरा लेटा देता था। यही कारण था कि ये एक्सरसाइज इनसे से कोसों दूर रहती है। वहीं अपनी बेटी के इस ड्रामे को देखकर दोनों पल्लवी जी और संजीव जी लगभग एक साथ ही हंसते हुए बोलते हैं, ड्रामा क्वीन। फिर संजीव जी प्यार से कृति के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, ध्यान से, भागा मत करो, वरना अगर तुम्हें चोट लगी ना तो अगले दिन से तुम्हारी 2 घंटे की ट्रेनिंग शुरू करवा दूंगा और तुम्हारे कंप्यूटर। अभी संजीव जी ने इतना ही बोला था कि कृति भोला सा और क्यूट सा फेस बनाकर अपने पापा की तरफ देखती है और वो बोलती है, पापा मैं आगे से अपना पूरा ख्याल रखूंगी, क्यों कोच अंकल को परेशान करना, बेचारे सुबह सुबह नींद खराब करके मेरे लिए आएंगे। और रही बात कंप्यूटर की तो अभी कृति ने अपनी बात को पूरा भी नहीं किया था कि कृति को विक्रम अपनी तरफ भागते हुए दूर से नजर आता है, जिसे देखते ही उससे याद आता है कि वो यहाँ किस लिए इतनी जल्दी में आई थी। और ये याद आते ही कृति जल्दी से उदास और लगभग रोने की एक्टिंग करते हुए अपने पापा को गले से लगा लेती है और उनसे बोलती है, पापा पापा भैया को कुछ हो गया है। वो सुबह सुबह शॉर्ट्स में ही बड़े अजीब तरीके से हंसते हुए कथक कर रहे थे, लगता है उन पर किसी चुड़ैल का साया आ गया है, मेरे प्यारे भैया। इस बात को सुनते ही पल्लवी जी और संजीव जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और फिर अपनी इस शंका को दूर करने के लिए वो दोनों अपना सर एक साथ वहां से भागते आ रहे विक्रम की तरफ कर लेते हैं। वही विक्रम जो अभी कृति को उसके इस अजीब बिहेवियर को अपने मम्मी पापा को ना बताने के लिए उसके पीछे उसको रिश्वत देकर चुप करवाने के लिए भाग ही रहा होता है कि वो तभी हॉल में पहुंचते ही अपने ऊपर अपने मम्मी पापा की सवालिया नजरें महसूस करता है, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि बिल्ली को इस घाट पर दूध टाइम पर ना मिलने की वजह से बिल्ली ने दूध उस दूसरे घाट पर पी लिया है। मतलब कृति ने पूरा भांडा उसके मम्मी पापा के सामने फोड़ दिया है। और उन नजरों को महसूस करते ही और सवालों से बचने के लिए विक्रम भागते भागते ही तुरंत यूटर्न ले लेता है और वापस अपने कमरे की ओर चल देता है। वहीं अपने बेटे को ऐसे घूमते और घबराते देख वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। और इस बात के प्रूफ होते ही दोनों कपल की आंखें इस शौक से बड़ी हो जाती है और मुंह हल्के से खुल जाते हैं। आप लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि विक्रम के इस नॉर्मल रिएक्शन पर उसकी फैमिली वाले ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भले ही ये हमारे लिए नॉर्मल है पर इनकी फैमिली के लिए नहीं, क्योंकि इनके घर में विक्रम बिल्कुल स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और जेंटलमैन बनकर रहता था और उनके बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभालता था। और इस चीज़ के कारण बाकी लोग भी डिसिप्लिन्ड हो गए थे। पर अब विक्रम को ऐसे देखकर हैरानी होनी तो लाजमी थी। वही सोहांश को ऐसे वापस भागते देख पीछे से संजीव जी उसको आवाज लगाते हुए उसे छेड़ते हैं, बेटा आजा आजा, हमने तुझे देख लिया है, आजा, हमें भी थोड़ा कथक सिखा दे, वैसे भी घर पर ही बैठे रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज ही हो जाएगी। अपने पापा की बात का मतलब समझते हुए विक्रम वहीं रुक जाता है और अपने गले के थूक को गटकता है और अपने मन में अपने आप को बोलता है, नहीं और कर घर में कथक, अच्छी भली इमेज थी घर में, सब डूब गई। और अभी तो रूही को आने में 1 हफ्ता है ना, सारी खुशी एयरपोर्ट पर भांगने के साथ ही सेलिब्रेट कर लेता। ये ना सारी नंबर 7 की गलती है, इसको तो मैं बताता हूँ। और इतना सोचकर विक्रम पीछे घूम जाता है और खिसियानी हंसी हंसते और अपने सर को पीछे से खुजाते हैं बोलता है, हे वो मैं, हाँ थोड़ा वार्म अप कर रहा था, वो हाँ ये दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। अपने बेटे की इस अजीबोगरीब बात को सुनकर और उसकी बातों से गोसिप की गंध को आता देख पल्लवी जी और संजीव जी की स्माइल बड़ी हो जाती है।